के उपलक्ष्य में आयोजित इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे कौशाम्बी जनपद के अन्य लोग भी जिलाध्यक्ष आर राज मौर्य जी हमारे बीच में, काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष गुप्ता जी, मंच पर आसीन पूर्व के जिला सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद चौधरी जी, पूर्व की जिला अध्यक्ष रही जिनके समय में भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी में काफी मजबूत रूप से अग्रसित हुई थी, ऐसी बहन अनिता त्रिपाठी जी। देश की सबसे बड़ी पार्टी वही है और जिनके नीतियों सिद्धांतों पर चलते हुए आज भाजपा विश्व की सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली पार्टी बनी है। आज ऐसे महापुरुष, शिक्षाविद, न्यायविद और प्रमुख रूप से विभिन्न विषयों पर चिंतक रहे राष्ट्रवादी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम लोग का सौभाग्य है कि इस संगोष्ठी में आए। हम सभी लोग इस सभागार के माध्यम से ऐसे राष्ट्रवादी, ऐसे न्यायविद, ऐसे शिक्षाविद को आज हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें। अंग्रेजों की सत्ता 15 अगस्त 1947 को जब यहाँ समाप्ति हुई, उस समय हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ, एक अच्छे परिवार में हुआ। बचपन से ही आप देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसी कारण से देश के आज़ादी में लड़ाई, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लेने के कारण जब 15 अगस्त 1947 को देश की प्रथम सरकार, अंतरिम सरकार बनी, कल्पना करना चाहिए जिस महापुरुष का आज हम लोग संगोष्ठी, बलिदान दिवस की संगोष्ठी में बैठे, वह कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर देश की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी के अंतरिम सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का पद ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर से उनका योगदान उस समय देश में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्र के प्रति निष्ठावान जरूर रहा होगा। और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चूंकि राष्ट्रवादी थे, देश की एकता और अखंडता में विश्वास करने वाले लोग थे, विभिन्न मुद्दों पर जब अंतरिम सरकार में नेहरू जी से किसी बातों पर विवाद पैदा हुआ और विवाद का कारण भी था जिसको हम सभी लोग, सभी कार्यकर्ता लंबे दिनों से भी जिलाध्यक्ष जी ने नारा लगवाया है, कश्मीर हमारा है, जहां पर हुए बलिदान मुखर्जी हुआ कश्मीर हमारा है। साथियों, जब लिया कश्मीर में शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच में यह गठजोड़ चल रहा था जिससे राष्ट्रवादी ताकतें देश के अंदर कमजोर हो रही थी, ऐसी परिस्थिति में केंद्र में नेहरू की सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री रहते हुए नेहरू ने जो शेख अब्दुल्ला से कश्मीर में समझौता किया कि कश्मीर के अलावा देश का कोई भी व्यक्ति तभी जा सकता है, प्रवेश कर सकता है जब उसको वहां से परमिट प्राप्त होगी। बिना परमिट का कोई कश्मीर में नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिए।
क्योंकि राष्ट्रवादी थे, देश की एकता और अखंडता में विश्वास करने वाले लोग थे। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में अपने जान को न्यौछावर करने के लिए इसीलिए तैयार थे कि आजादी के बाद पूरा देश एक रहेगा। लेकिन नेहरू जी की तुष्टीकरण नीतियों के कारण देश के अंदर ऐसी परिस्थिति हुई कि 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान स्थापित हो गए। तत्काल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद, और अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने कश्मीर को कुछ किया। इस परमिट का जो नियम बना था उसके विपरीत उन्होंने संकल्प लिया कि बिना परमिट के हम कश्मीर में प्रवेश करेंगे, और उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस काफिले में थे। लेकिन जैसे कश्मीर के बॉर्डर पर पहुंचे, जम्मू कश्मीर में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सबको वापस किया। उन्होंने कहा कि शायद जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे पुनः वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम आप सभी लोगों को करना है। इसलिए उन्होंने सबको पीछे करते हुए अकेले जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में परमिट कानून के विरुद्ध संदेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी प्रवेश। साथियों, पहले से तय क्योंकि नेहरू जी शेख अब्दुल्ला के बीच में जो समझौता हुआ, ऐसी परिस्थिति में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और लगभग 40 से 42 दिन के आसपास तक कारावास में रखा। ऐसी परिस्थिति में रहस्यमय परिस्थितियों में 40 दिन बाद रहस्यमय परिस्थितियों में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देहांत हो गया। ऐसे महापुरुष के बलिदान हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस देहांत को बलिदान दिवस के रूप में मनाते। आज उन्हें संतोष प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमारे लिए वो प्रेरणादायी है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ही संघ के उस समय के सरसंघ चालक जब इस्तीफा दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से, नेहरू के आंतरिक मंत्रिमंडल से, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ की स्थापना इसलिए किया था कि देश के अंदर ऐसे विचारधारा के लोग, ऐसे राजनीतिक चिंतक के लोग जो देश हित, राष्ट्रहित और हिंदू हित में विश्वास करते हैं, उनके लिए एक प्लेटफार्म की बहुत आवश्यकता है। और वो प्लेटफार्म था 21 अक्टूबर सन 1951 को जनसंघ की स्थापना। साथियों, वह जनसंघ 51 से लेकर के 77 तक चला। पहली बार जब आम चुनाव 52 में हुए, हम सभी कार्यकर्ता जानते हैं, 51 में जनसंघ की स्थापना होती है। जनसंघ का उद्देश्य देश हित, राष्ट्रहित, देश की एकता और अखंडता में विश्वास करने वाले लोगों को एक प्लेटफार्म देने का कार्य था। और जब पहली बार 52 में आम चुनाव होता है तो देश के अंदर 3 सांसद जनसंघ के निर्वाचित होते हैं। साथियों, 3 राष्ट्रवादी लोग निर्वाचित होते हैं। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, शिक्षाविद, अपने समय के सबसे कम आयु के कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। जैसा कि मैंने कहा कि बचपन काल से ही वो यशस्वी थे, राष्ट्रवादी थे। उस समय सबसे कम उम्र के कुलपति कलकत्ता विश्वविद्यालय के बने थे, तो वो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आज हम जिनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अच्छे उच्च स्तर के अधिवक्ता रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अच्छे उच्च स्तर के अधिवक्ता रहे। साथियों, और इतना ही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसमें बंगाल से
विधान परिषद के सदस्य भी है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि जो आज की बंगाल है और उस समय की बंगाल में क्या अंतर रहा। उसी बंगाल में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबसे ज्यादा देशभक्त और राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी इस देश में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए हैं? बंगाल के भूमि में। और उसी बंगाल के भूमि में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पैदा हुए और विधान परिषद का चुनाव भी उन्होंने जीता। एक बार कांग्रेस के सहयोग से चुनाव जीते। प्रारंभ में वो कांग्रेसी थे, लेकिन जब नेहरू जी की नीतियां देश के विरोध में, देश को कमजोर करने के लिए, विशेष रूप से कश्मीर में विशेष 370 धारा और परमिट के लिए जब नेहरू जी ने यह फैसला किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नेहरू के पक्ष में न जाते हुए अपने पदों से त्याग कर देकर के साथी आंदोलन को देश के हित में आगे बढ़ाया। कांग्रेस से जब विरोध हुआ तो उन्होंने विधान परिषद सदस्य इस्तीफा देकर के स्वयं अकेले चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़े और पुनः अकेले विधान परिषद में साथी निर्वाचित हुए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसे महापुरुष थे और ऐसे महापुरुष जिन्होंने जनसंघ की राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाया। जनसंघ लंबे काल तक 77 तक हमारे राष्ट्रवादी देश हितकारी, देश की एकता और अखंडता में विश्वास करने वाले लोग जनसंघ के बैनर के तले इस देश में आंदोलन चलाया, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। वही जनसंघ 77 में जाकर के जनता पार्टी में विलय किया। जनता पार्टी में विलय किया, जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार जब गिर जाती है तो फिर 80 में 6 अप्रैल 80 को उस विचारधारा के लोग, जिस विचारधारा को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आगे बढ़ाए थे, ऐसे विचारधारा के लोग 80 में पुनः एकत्रित होकर के 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी नामक राजनीतिक विचारधारा वही, पहले जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी। सिद्धांत, नीति, नियम, विचारधारा, सोच, आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथी। और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम आज ऐसे आदर्श पुरुष, राष्ट्रवादी, देशभक्त लोगों के बताए हुए मार्ग आदर्श पर हम सभी कार्यकर्ता चल करके देश की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 23 जून 1953 52 साल को हुए। कल्पना करिए, यह उपलब्धि, जितने उपलब्धि थे सब 52 साल की उम्र तक। 52 साल की उम्र में बलिदान हो गए कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जेल में। और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के पूर्व के प्रधानमंत्री, जिनका बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहा है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का साथ। आज उनके बलिदान दिवस पर हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धासुमन देते हैं। इस पार्टी को मजबूत करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उस पीढ़ी के, उस संघर्ष के, वो हमारे बीच में एक प्रतीक के रूप में वही वो आंदोलन, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। एक देश में हम लोगों ने लगातार इस बात को कि एक देश में नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, 2 विधान नहीं चलेगा, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, 2 निशान नहीं चलेंगे। यानी कि कश्मीर में अलग विधान, अलग संविधान, अलग प्रधान, वहां का व्यक्ति, प्रधानमंत्री अलग से झंडा। उसके विपरीत आंदोलन किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। और आज हम आभार ज्ञापित करते हैं और धन्यवाद भी साथ में देते हैं अपने वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। उस आंदोलन को अंतिम बिंदु तक पहुंच करके उसको समाप्त करने का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया? 5 अगस्त सन 2019 को। कश्मीर में 370 धारा हटाने का काम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा करके साथियों अपने महापुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि। और आज देश में एक कानून, 2 संविधान, 2 विधान, 2 प्रावधान, दोहरी नागरिकता समाप्त। और ऐसे दल में, ऐसे नेतृत्व में आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। अभी लड़ाई पूर्ण नहीं हुई है। देश को मजबूत करने का काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व जो कर रहा है, लड़ाई पूरी नहीं हुई है। इस देश को मजबूत करने का काम जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा है, जो सपना देखा था, उस सपने को पूर्ण करने के लिए आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ काम हुआ है, काम हुए हैं। 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से देश की मजबूती के लिए काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो सोच थे उस पर आगे बढ़ते हुए जैसे 370 धारा समाप्त किया है, देश की आंतरिक मजबूती और बाह्य मजबूती का काम भी हमारी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने किया है। लेकिन साथियों अभी और बहुत से काम बाकी है जो इसकी एकता, अखंडता और समाज और देश की मजबूती के लिए करना है। हम सभी कार्यकर्ता अगर ऐसे देशभक्त, राष्ट्रभक्त, बलिदानी पुरुष की संगोष्ठी में हम लोग भाग ले रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारा जन्म भी इस कालखंड में हुआ है। हम लोग भी सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पा करके हम लोग सौभाग्यशाली। आज हमारी केंद्रीय नेतृत्व लगातार अभी जो चुनाव हुआ है, वर्तमान से जोड़ते हुए थोड़ा सा विषय हम आपके बीच में रखेंगे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के ही पद चिन्हों पर चल करके इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में सीधा संघर्ष था। अफवाह फैले हैं, तमाम तरीके का विपक्ष ने कुचक्र रचा है। हम चर्चा सिर्फ उसकी करते हैं, लेकिन साथियों इससे ऊंचा कुचक्र है, इससे ऊंचा खंडन। छोटी छोटी बातें नीचे हुई है, लोग अफवाह में थोड़ा सा डाइवर्ट हुए हैं, दूसरे तरफ गए हैं। देश की मजबूती की लड़ाई को कमजोर करने के लिए हम यहाँ सभी लोग बैठे। इस बात का मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा ऊपर भी सोचने चाहिए। लगभग 10 महीने या 12 महीने पहले अमेरिका का एक उद्योगपति बोला था, क्या बोला था? उसका नाम था जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस ने कहा था भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए हम 1 लाख से ज्यादा मिलियन डॉलर को खर्च करेंगे साथ। और वह जॉर्ज सोरोस विश्व में जो राष्ट्रवादी पार्टियां होती है, राष्ट्रवादी देश को जो मजबूत करते हैं किसी भी विश्व के देश में, वहां पर इस तरीके का पैसा खर्च करके राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने का काम हम अच्छी तरीके से हमसे लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा कि अमेरिका में ट्रंप को किसने बनवा दिया था राष्ट्रपति? रूस के प्रधानमंत्री पुतिन ने अमेरिका की राजनीति को प्रभावित किया। बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर। 2014 के पूर्व की बातों को जरा सा याद करने की जरूरत है। इस कौशाम्बी के बीच चौराहे चट्टी पर छोटे छोटे दुकानों में चाइना का सामान कब्जा कर गया था, नहीं कर गया था। चाइना का प्रोडक्ट हर जगह बिकता था। 2004 से लेकर के 2010 तक, ध्यान रखिएगा जरा सा, कांग्रेस की सरकार थी
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो वहाँ की सत्तासीन सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार थी, दोनों के बीच में समझौता था। उस समझौते का फल यह था कि चाइना की सभी सामग्री भारत के मार्केट में एकदम छा गए। हमारी मजबूरी हो गई थी चाइना के सामान को खरीदना और लोकल माल वोकल। जब प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया और चाइना के सामग्री की आयात पर शुल्क बढ़ाया और चाइना के सामग्रियों को आयात को प्रतिबंधित किया साथियों, तो देश आंतरिक रूप से मजबूत होने लगा। चाइना ने भी विशेष रूप से कांग्रेस के साथ मिलकर के साथियों यहाँ पर षड्यंत्र करने का काम किया। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन कनाडा से प्रभावित होता है। कनाडा से प्रभावित होता है किसान आंदोलन, जो देश के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर देश में कमजोर सरकार चाहते हैं कि भारत देश कमजोर बना रहे। 90 दिनों तक हमने देखा है किसान आंदोलन में खर्च पैसा कहां से आता था, कनाडाई देश, वहां के लोगों ने भी यहाँ पर फंडिंग किया है साथियों। इंटरनेशनल फंडिंग के माध्यम से विपक्ष यहाँ पर छोटे छोटे स्थानों को प्रभावित करने का काम किया है। इतना ही ऐसे विश्व के मजबूत राष्ट्र जो ये समझते थे कांग्रेस के जमाने में कि भारत तो विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता का बाजार है, भारत तो सबसे ज्यादा सामानों को खरीदने वाला देश है, तो विकसित राष्ट्र का जो सामान पैदा होते थे, प्रोडक्ट होते थे, सबसे ज्यादा कांग्रेस नीति वाली सरकार भारत देश में उसको आयातित करती थी। भारत में सामानों का निर्माण लगभग बंद के कगार पर हो गया था। जैसे ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता संभाले, उन्होंने नारा दिया वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने का काम किया साथियों। तो आपने कोरोना काल में अपनी वैक्सीन बना ली, आप कोरोना काल में वैक्सीन बना लिए, तो विश्व के जो विकसित राष्ट्र है उनका करोड़ों खरबों अरबों का वैक्सीन नुकसान हो गया। वो भी आपसे चिढ़े हुए थे कि जो देश हमारे वैक्सीन को खरीदता हुआ देश वैक्सीन बना लिया। उपभोक्ता का जो सबसे बड़ा मार्केट था, बाजार था भारत, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं भारत खड़ा हो रहा है। वहाँ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में विश्व के विकसित राष्ट्रों का हित प्रभावित हो रहा है। सभी लोगों ने मिलकर फंडिंग किया। मैं कह रहा हूँ जानकारी हम लोगों के पास, साथ यहाँ भी अगर कोई नीचे जांच किया होगा तो 4, 5, 7, 10 गांव पर एक व्यक्ति अपने ही बीच का, अपने ही देश का, इसी जगह का एक व्यक्ति को उन्होंने फंडिंग किया था और लोगों को बस्तियों से 5-5, 10-10 लोगों को बुला करके कि संविधान खतरे में है, ये आ जाएंगे तो तुम्हारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये आ जाएंगे तो तुम्हारा जितना सुविधाएं है, राशन मिल रहा है, इस बार 400 का पार कर डाला है, सब समाप्त हो जाएगा। साथियों, ये गति तेजी से अंदर की तरफ गई है। देश को प्रभावित करने का काम इंटरनेशनल फंडिंग में किया है साथियों। और इसलिए हम आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि जैसा मैंने कहा, ये देश में इस बार लड़ाई राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में थी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को विदेश से फंडिंग हो रही थी। इसका स्पष्ट सबूत मिल चुका है देश के अंदर साथियों। हम सभी लोग आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश को मजबूत कर रहे साथियों, ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है। इतने विषम परिस्थितियों के बाद अभी कुछ कांग्रेस के साथी, सपा के साथी मिलते हैं, चर्चा करते हैं कि तीसरी बार तो नेहरू जी भी सरकार बनाए। वो सरकार, पहली सरकार अंतरिम सरकार थी। अभी आपने डिबेट सुना होगा, सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छे तरीकों से रखा है कि कौन सी सरकार तीसरी बार सरकार की तुलना कर रहे हैं। जिस सरकार में, अंतरिम सरकार में सभी वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिल गए थे, नेहरू को कोई भी वोट नहीं मिला था, वो नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। तो क्या वो नेहरू का प्रथम काल आज नरेंद्र मोदी जी के काल से तुलना हो सकती है साहब? वो काल था नेहरू जी का जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने कि जीतता कोई था, प्रमाण पत्र किसी दूसरे को मिलता था जिसको संकेत हो जाता था। और आज पूरे देश के लोग संवेदनशील है, सबके हाथ में मीडिया है, सबके हाथ में मोबाइल है। आज लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है साथियों, इसकी तुलना कभी नेहरू के 3 कालों से नहीं हो सकती।
और ये सब किसके प्रेरणा सिद्धांत नीतियों पर चल करके हम लोगों ने किया है? किसके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए रास्तों पर चल करके आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए मेरा आग्रह निवेदन है, लड़ाई समाप्त नहीं हुई, लड़ाई आगे भी होनी है, लड़ाई आगे भी चलनी है। हमें आपस में बंटना नहीं है। मैं एक क्षेत्र अध्यक्ष के रूप में आप सभी लोगों से आग्रह निवेदन करने आया हूँ। मंच पर बैठे अपने पूर्व के जनप्रतिनिधि, वर्तमान के जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, सामने बैठे भाजपा के पदाधिकारी साथियों, आज से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को उपलक्ष्य में जो आज संगोष्ठी है, यहाँ से हम सभी लोगों के संकल्प लेके जाना है। आज से हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप भाजपा को वोट नहीं दीजिए, किसी को नहीं कहेंगे, किसी को आरोपित नहीं कहेंगे। हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, हम सभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता एक दूसरे को जोड़ता है, यह जानते हुए कि हमारा पड़ोस, इस पूरे के लोग, इस मोहल्ले के लोग, इस बस्ती के लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता इस बात को कभी भी सामने प्रकट नहीं करता है। वो कहता है कि सभी लोगों ने वोट दिया, जो हुआ सो हुआ। आरोप प्रत्यारोप की बात समाप्त होनी चाहिए। 2027 का चुनाव हमारे सर पर है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप आपस में भी नहीं होने चाहिए। और अपने गांव मोहल्ले पूरे और बस्ती के ऊपर भी अब आज से हम लोग कौशाम्बी को लोग आरोप नहीं लगाएंगे कि अमुक बस्ती, अमुक मोहल्ले और अमुक जाति और अमुक पड़ोसी हमको वोट नहीं दिया था। भूल जाना है। तभी जब भूल करके हम आगे बढ़ेंगे तभी उनको हम जोड़ पाएंगे साथियों, नहीं तो हम आरोप लगाते रहेंगे, इसमें भी यही मेरा बहाना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर मेरा बूथ सबसे मजबूत करना है आगे के दिनों में, तो सबको पुनः जोड़ करके अपने साथ ले आना पड़ेगा साथियों। जो लोग किसी कारण से, किसी कारणवश, किसी भी कारण से दूर चले गए हैं, उनको पुनः जोड़ करके आगे अपने बूथ को मजबूत करने का काम हम सभी लोगों को करना है। जहाँ हम 3 के 3 विधानसभा चुनाव जीते, हम वही काम करता है। हम इसी कौशाम्बी के कार्यकर्ता है जहाँ 3 विधानसभा हम जीतते थे। आज 3 विधानसभा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, जो हो गया उसको भूल जाना है। हमें आगे के दिनों में जो हमारा ये 3 विधानसभा का पराकाष्ठा था, वो हम तभी अर्जित कर पाएंगे। मैं आप लोगों के मन में डालकर इस बात को जा रहे हैं कि हमारा बूथ, हमारा मंडल, हमारा विधानसभा हम कैसे जीत पाएंगे अगली बार, जब तक आरोप प्रत्यारोप को हम बंद नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे को हम लांछित करना बंद नहीं करेंगे। साथियों, मेरे बूथ पर पुनः 2024 जैसा मत जो मिला हुआ है 2027 में, उससे ज्यादा मत मिलना चाहिए। जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी 24 में अपने बूथों को हारे हैं, आज मेरा आग्रह है, सबकी रिपोर्ट है, आज मेरा सबसे आग्रह है कि 2027 में हम अपने बूथों को अच्छे तरीके से जीतने का काम करेंगे। साथियों, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हमारा संकल्प होगा, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा आग्रह साथियों, आप लोगों से ज्यादा बातें न करते हुए, दिवस पर हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसी बलिदान, उसी महापुरुष के आदर्श और सिद्धांतों पर चलती हुई केंद्र और प्रदेश की सरकार देश को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। समाज क्षेत्र में भी अच्छे तरीके से हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। साथियों, कुछ छोटी बड़ी बातें हो सकती हैं, उन्हें हमें भी समझना चाहिए कि हम नगर पालिका, पंचायत के अध्यक्षगण और हमारे जो सामने गाँव को धन्यवाद, साधुवाद देते हुए इस आग्रह निवेदन के साथ साथियों, 2027 में हम सभी लोग पुनः कौशाम्बी का 3 सीट जीतेंगे। यही अपने आज के महापुरुष जिसके बलिदान दिवस में उपस्थित हुए उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे।